हेलो फ्रेंड्स, मैं सरोज सैनी आपका बहुत 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 स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट 2.0 क्लासेस। लास्ट क्लास में हम लोगों ने परमाणु की कक्षाओं के अंदर इलेक्ट्रॉन्स फील करना सीखा था। अपन ने सीखा था कि जो नील्स बोर नामक साइंटिस्ट थे, उन्होंने 2n² का जो फॉर्मूला दिया था उसके बेस पर किस तरह से हम TLMN कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। इसके साथ ही हमने सीखा था कि जो नॉर्मली कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन भरने का जो क्रम होता है वो K, L, M, N एंड सो ऑन, इस तरह कक्षाओं में 2, 8, 8, 8, 8 इस तरह से आता है। यानी हम पहली वाली कक्षा में केवल 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड बाकी में 8 इलेक्ट्रॉन्स फिल कर सकते हैं। अब आज हम लोग सीखेंगे वैलेंसी क्या होती है, वैलेंसी कैसे निकालते हैं और वैलेंसी के बारे में किसने बताया था। तो देखो, बात करें वैलेंसी की, तो सबसे पहले वैलेंसी के बारे में 1868 में एडवर्ड फ्रैंकलिन नामक साइंटिस्ट ने बताया था। इन्होंने इस जो संयोजकता होती है, वैलेंसी होती है, उसे मोलिकुलर वेट नाम से भी डिनोट किया था। यानी इनके अकॉर्डिंग जो संयोजकता होती है, वैलेंसी होती है, उसे मोलिकुलर वेट भी कहते हैं। अब हम यहाँ पर ये सीखेंगे कि एग्जैक्टली वैलेंसी का मीनिंग क्या होता है। तो अगर अपन जनरली बात करें तो संयोजकता जो टर्म होती है, संयोजकता, उसका मतलब होता है संयोजन करने की क्षमता, संयोजन करने की क्षमता। वैसे तो संयोजन का मतलब जोड़ना होता है, तो अपन यहाँ पर ये सीखेंगे कि क्या जोड़ना, यानी संयोजन करने की क्षमता में जो टर्म संयोजन अपन ने वर्ड यूज किया है उसका क्या मीनिंग है। तो देखो, संयोजन का मतलब होता है एड, जुड़ना। अब जुड़ना क्या, तो देखो, कोई भी एटम, कोई भी परमाणु अपने आप को इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज करके नए नए यौगिकों के साथ जोड़ने की कैपेसिटी रखता है। यानी जितने भी एटम है वो इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज करके नए नए मॉलिक्यूल्स यानी अणु बनाने की कैपेसिटी रखते हैं। और इसको करने के लिए, यानी मॉलिक्यूल बनाने के लिए, उन्हें कुछ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज करने की नीड होती है। अब हम यहाँ पर ये समझें कि इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज क्यों करने पड़ रहे हैं। एक्चुअली होता क्या है कि बहुत सारे एटम ऐसे होते हैं जिनके बाह्यतम ऑर्बिट यानी आउटर मोस्ट शेल जो होती है वो पूरी भरी हुई नहीं होती, क्योंकि फर्स्ट में 2, बाकी में 8 इलेक्ट्रॉन का सीक्वेंस चलता है। लेकिन अगर उसकी जो आउटर मोस्ट शेल है यानी बाह्यतम कोश जो है, उसके अंदर 2, 8 इनमें से किसी भी ऑर्बिट, जो उसका सबसे बाहरी ऑर्बिट है, उसके अंदर अगर इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम होती है, यानी अगर K वाली शेल है तो उसके अंदर 2 होने चाहिए। अगर उसकी LM शेल है तो उसमें 8 होने चाहिए। लेकिन अगर उसके अंदर 2, 8 का सीक्वेंस पूरा नहीं हो रहा, यानी उसकी आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन पूरी तरह से भरे हुए नहीं है, तो वो एटम स्टेबल नहीं होता। इसीलिए कोई भी परमाणु अपने आप को स्टेबल बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज करता है। अब इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज करने के प्रोसेस में एक एटम इलेक्ट्रॉन देने वाला होता है और कोई एक एटम इलेक्ट्रॉन लेने वाला होता है। तो वो दोनों इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज कर एक पार्टनरशिप कर लेते हैं और उस पार्टनरशिप के साथ वो नए नए मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, नए नए अणु बनाते हैं। आप जितने भी मॉलिक्यूल्स देखते हो, जैसे मान लो कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर यानी H2O है, ये सभी पानी H2O यानी H और O से बना है, कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन और ऑक्सीजन से बनी हुई है। तो ये मॉलिक्यूल अपने आप में इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज करने के प्रोसेस से ही बने हुए हैं। यानी इनमें एक एटम तो ऐसा होता है जो इलेक्ट्रॉन देता है और एक एटम ऐसा होता है जो इलेक्ट्रॉन लेता है। अब हमें यहाँ पर समझना ये है कि कौन सा एटम इलेक्ट्रॉन देने की कैपेसिटी रखता है और कौन सा एटम इलेक्ट्रॉन लेने की कैपेसिटी रखता है। और हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा एटम कितने इलेक्ट्रॉन दे सकता है, कितने इलेक्ट्रॉन ले सकता है, देने वाले की वैलेंसी क्या होगी, लेने वाले की वैलेंसी क्या होगी, और क्या ऐसे भी एटम हो सकते हैं जिनको इलेक्ट्रॉन देने और लेने की जरूरत ही ना हो, मतलब वो पहले से स्टेबल हो। तो कोई भी एटम स्टेबल कब माना जाएगा, जब उसकी आउटर मोस्ट जो कोश है यानी सबसे बाहर की जो कक्षा है वो पूरी तरह से भरी हुई होनी चाहिए। अगर वो पूरी तरह से भरी हुई नहीं है,
इसका मतलब वो एटम स्टेबल नहीं होता, स्थायी नहीं होता, और वो स्थायी बनने के लिए कुछ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज करने का नेचर रखता है। कभी कभी इलेक्ट्रॉन देने भी पड़ सकते हैं और कभी कभी इलेक्ट्रॉन लेने भी पड़ सकते हैं। देखो ये बिल्कुल वैसी बात होती है जैसे कॉमन पब्लिक की बहुत सारी नीड होती है, रोटी कपड़ा और मकान। इसके लिए वो दिन भर मेहनत करता है, पैसे कमाता है और अपनी डेली नीड्स को पूरी करता है। फिर भी कभी कभी ऐसा होता है कि अपन को मान लो किसी चीज़ के लिए पैसों की ज़रूरत है, कोई भी चीज़ खरीदनी है, अपने पास इतना अमाउंट सफिशिएंट नहीं है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, किसी से पैसे लेने पड़ेंगे। तो अगर मुझे किसी से पैसे लेने, तो जाहिर सी बात है कि कोई देने वाला भी होगा, क्योंकि हम चोरी तो नहीं कर सकते, इसीलिए हम उससे पैसे लेंगे। तो अगर मैं किसी से पैसे ले रही हूँ, इट मीन्स मुझे कोई पैसे देने वाला है तभी मैं ले रही हूँ। तो यहाँ पर कई बार अगर किसी को ज़रूरत है इलेक्ट्रॉनों की, तो किसी के पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे, क्योंकि हमने जब इलेक्ट्रॉन भरना सीखा था परमाणु की कक्षाओं में, तो हमने ये देखा था कि किसी परमाणु के बाह्यतम कोश में 1, किसी में 2, किसी में 4, किसी में 6, किसी में पूरे 8, इस तरह से इलेक्ट्रॉन्स भरे हुए हैं। तो वो जो बाह्यतम कोश के यानी आउटर मोस्ट सेल के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वही ये डिसाइड करेंगे कि किसी भी एटम की वैलेंसी कितनी होगी। तो सबसे पहले तो हमें याद रखने वाली इंपॉर्टेंट चीज़ है कि संयोजकता के बारे में सबसे पहले सन 1868 यानी 1868 में एडवर्ड फ्रैंकलिन नामक साइंटिस्ट ने बताया था, और उन्होंने इसे मॉलिक्यूलर वेट नाम से भी पुकारा था। यानी उनके अकॉर्डिंग जो किसी भी परमाणु की संयोजकता यानी वैलेंसी होती है, उसे हम मॉलिक्यूलर वेट भी कहते हैं। और मॉलिक्यूलर वेट या संयोजकता क्या होती है, किसी भी परमाणु की अधिकतम संयोजन करने की क्षमता ही संयोजकता कहलाती है। और संयोजन किसके साथ होगा, एक एटम दूसरे एटम के साथ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज करके और एक मॉलिक्यूल बनाएगा, नया मॉलिक्यूल बनाएगा, जिसमें वो दोनों मॉलिक्यूल एक दूसरे की संयोजकता को सेटिस्फाई करेंगे। एक देने वाला है और एक लेने वाला है, वो दोनों मिलकर अपने आप में नए मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में नजर आएंगे। अब हम वैलेंसी की बात करें, वैलेंसी निकालते कैसे हैं, तो वैलेंसी निकालने के हमारे पास दो तरीके होते हैं। सबसे पहला तो ये जो हमने तरीका सीखा K, L, M, N एंड सो ऑन, ये जो कक्षाएं होती है इनमें 2, 8, 8, 8 इस तरह का जो सीक्वेंस होता है, एक तो ये तरीका होता है जिससे आप कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन भरने के बाद ये पता लगा सकते हो कि उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स की कमी है या कितने इलेक्ट्रॉन उसके पास एक्स्ट्रा है, या ऐसा कौन सा एटम है जिसके पास इलेक्ट्रॉन सफिशिएंट है, वो ऑलरेडी स्टेबल है, तो उसको देने और लेने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा हमने बात की थी कि नील्स बोर के अकॉर्डिंग ये जो सीक्वेंस आता है ये इस तरह से आता है। तो इसमें हमने ये देखा था कि ये जो बाह्यतम कक्षाएं होती है इनमें अपन भरते तो सिर्फ 8 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन इस वाली कक्षा में 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं पूरे। इसी तरह से एन वाली कक्षा में हम भरते 8 है, पर इसमें टोटल होते कितने, 32। तो बाकी के इलेक्ट्रॉन्स का क्या होता है, तो इसके लिए नील्स बोर नामक वैज्ञानिक ने जब ये कक्षाएं दी, तो बाद में जैसे जैसे आगे एक्सपेरिमेंट होते गए और हेनरी मोजले नामक साइंटिस्ट ने सन 1913 में जब आधुनिक आवर्त सारणी दी थी, तो ये जितने भी तत्व थे जिनके ये कुछ एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स बच गए थे, जिनके बारे में कुछ डिसाइड नहीं हो पा रहा था कि इन्हें कहाँ रखेंगे, तो उन्होंने इन कक्षाओं को सब ऑर्बिट में डिवाइड कर दिया था। और वो सब ऑर्बिट 4 थे, S, P, D, F। और इन S, P, D, F उपकोशों के आधार पर ही जो आधुनिक पीरियोडिक टेबल यानी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो दी थी हेनरी मोजले ने, उन्होंने सभी तत्वों को अलग अलग भागों में बांटा, जिनमें उनके नाम S ब्लॉक तत्व, P ब्लॉक तत्व, D ब्लॉक तत्व, F ब्लॉक तत्व नाम से भी रखा गया था। जो इस तरह के गुण रखते हैं उन्हें इसी आधार पर अलग अलग ब्लॉक्स में डिवाइड कर दिया था। और इन जो सब ऑर्बिट जो होते हैं इन्हें सब ऑर्बिट या उपकोश कह सकते हैं, उपकोश या सब ऑर्बिट। तो इन सब ऑर्बिट के अंदर जो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, S में तो होते हैं 2, P में होते हैं 6, D में होते हैं 10 और F में होते हैं 14। यानी जो इन वाली के एलिमेंट कक्षाएं होती है, इनके जो सब ऑर्बिट है S, P, D, F, इनमें इलेक्ट्रॉन्स की जो संख्या होती है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, वो S में 2, P में 6
डी में 10 और एफ में 14 होते हैं। अब हम आगे ये भी सीखेंगे, पहले हम इससे वैलेंसी निकालना सीख लेंगे, उसके बाद हम ये सीखेंगे कि एसपीडीएफ जो उपकोष होते हैं इनमें इलेक्ट्रॉन्स कैसे फिल करते हैं और इनके थ्रू हम किसी भी परमाणु की संयोजकता कैसे निकाल सकते हैं। देखो एक्चुअली क्या है कि ये वाला जो तरीका है ये केवल 1 से लेकर 18 तक अप्लाई हो सकता है। अब लास्ट में से 19 और 20 की भी निकालते हो तो इस वाले से निकल जाती है, बट मोस्टली ये केवल 1 से लेकर 18 तक यानी हाइड्रोजन से लेकर केवल ऑर्गन तक ही अप्लाई होता है। बाकी के जितने भी एलिमेंट्स बचे 118 में से वो सारे के सारे इस वाले अगर आप निकालोगे तो इस प्रोसेस से उनकी वैलेंसी निकालना पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि आगे जाके इन कक्षाओं में हम तो 8-8 इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं, लेकिन होते कितने इनमें, इसमें तो 18 होते हैं, इसमें 32 होते हैं, तो उनको हम 18 32 से 8-8 ही बढ़ते हैं तो बाकी इलेक्ट्रॉन तो कहीं शो ही नहीं होते, और शो नहीं होने की वजह से उनकी जो वैलेंसी निकलती है वो इस प्रोसेस से सही नहीं निकलती। 20 तक तो फिर भी सही निकल जाती है, पर उसके बाद अगर अपन बात करें तो जो वैलेंसी निकलेगी एलिमेंट्स की 21 से लेकर 118 तक की तो वो सही नहीं निकल पाती। इसीलिए इनको उपकोषों के आधार पर फिल करके और हम आराम से वो वैलेंसी निकाल सकते हैं। तो हम सबसे पहले के एलिमेंट कक्षाओं के हिसाब से सीखेंगे और उसके बाद हम सेकेंड सीखेंगे उपकोष यानी सब ऑर्बिट एसपीडीएफ। इसमें आपको सीक्वेंस याद रखना है। एस में केवल मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल हो सकते हैं, मतलब जगह इतनी सी होती है। उसके बाद पी वाले की बात करें तो पी में केवल 6 इलेक्ट्रॉन्स भरे जा सकते हैं, डी में मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन्स भर सकते हैं और एफ वाले उपकोष में केवल और केवल 14 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले, फिर हम चलते हैं आगे। हम लोग अब संयोजकता की ओर चलते हैं, वैलेंसी कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले वैलेंसी निकालना सीखने से पहले एक और चीज़ है जो अपन को याद रखनी है, आप नोट कर लें इस चीज़ को कि अभी हमने बात करी कि जो एटम होते हैं, जो परमाणु होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज करते हैं ताकि वो स्टेबल हो सके, या फिर कई बार देने लेने के साथ ही ये नए नए मॉलिक्यूल बना ले। तो हम यहाँ पर एक चीज़ नोट कर लें कि जो एटम इलेक्ट्रॉन त्यागेगा यानी लूज इलेक्ट्रॉन, उसकी वैलेंस हमेशा धन यानी प्लस में होगी। जो एटम इलेक्ट्रॉन गेन करेगा यानी ग्रहण करेगा, उसकी संयोजकता हमेशा माइनस में आएगी। और जो इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज नहीं करेगा यानी जो परमाणु ना इलेक्ट्रॉन देगा और ना इलेक्ट्रॉन लेगा, उसकी वैलेंसी 0 रहेगी। देने वाले को वैसे भी आपको पता है कि जनरली हम लोग धन ही बोलते हैं, देने वाला डोनेट जो करता है, और जो लेता है वो ऋणी होता है, और ना दे रहा है ना ले रहा है यानी उसकी वैलेंसी 0, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज के प्रोसेस में भाग ही नहीं ले रहा। अब हम बात करते हैं संयोजकता कैसे निकालते हैं। देखो कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं हम लोग, लेकिन हमें केवल एग्जाम्पल, क्योंकि हम लोग जो के एल एम एन कोश है, सॉरी कोश है, इनमें 2 8 8 वाले सीक्वेंस सीख रहे हैं। तो ये सीख रहे हैं तो ये चलेगा केवल 1 से लेकर 18 तक, और लास्ट अगर आप चाहें तो मैंने बताया आप 19 और 20 यानी पोटेशियम और कैल्शियम तक ले सकते हो। बाकी आगे के लिए ये वाला रूल अप्लाई नहीं होता, क्योंकि आगे जाने के बाद ये जो कक्षाएं होती है ये उपकोष यानी एसपीडीएफ में डिवाइड हो जाती है, इसीलिए उससे वाले प्रोसेस से ही हम लोग सीखेंगे बाद में। पहले हम लोग जनरल 18 या 20 तक जो अप्लाई हो जाएगा वहां तक सीखते हैं। कोई सा भी एग्जाम्पल ले लो, लाइक हम बात करें लिथियम, एग्जाम्पल नंबर 1 लिथियम। आपको याद है लिथियम कितने नंबर पे आता है, यानी इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है 3। लिथियम का एटॉमिक नंबर होता है 3। तो लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 होता है, इसका मतलब इसमें 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब हम पहले वही के कक्षा में भरेंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स, उसके बाद एल में भर देंगे 1। ये तो आप लोग ऑलरेडी सीख चुके हो कि जो परमाणु की कक्षाएं होती है के एल एम एन ओ पी, इनके अंदर इलेक्ट्रॉन बनने का जो क्रम होता है वो 2 8 8 होता है। तो सबसे पहले हम पहली वाली यानी के कक्षा को भरते हैं, और जब के भर जाएगी उसके बाद एल में चलेंगे, फिर एम में चलेंगे, फिर एन में चलेंगे, इस तरह से। तो हमने इसके बाद टोटल केवल 3 इलेक्ट्रॉन्स थे, उनमें से 2 तो भर दिए के में और एल में भर दिया 1 बचा हुआ था जो। अब हम बात करें इसके वैलेंसी की, तो देखो इसके बाह्यतम कोश में यानी आउटर मोस्ट सेल में केवल सिंगल इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है। अब हम बात करें अगर एल की, तो एल में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं 8। अब इसके बाद 2 ऑप्शन है,
या तो ये इनको पूरा का पूरा ऐड कर ले या इसको भी पूरा फ्री कर दे। अब अगर इसको पूरे ऐड करने तो 1 है, यानी इसको 7 तो लेने पड़ेंगे, जब जाके 7 और 1 कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। या फिर इसके बाद दूसरा ऑप्शन क्या हो सकता है, ये इस एक इलेक्ट्रॉन को भी लूज कर दे दे तो ये एक इलेक्ट्रॉन दे सकता है। यानी इसके बाद दो ऑप्शन है, या तो ये 7 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके पूरे के पूरे 1 + 7 यानी 8 इलेक्ट्रॉन करके एल वाले कोश को पूरा भर सकता है, या फिर ये इस एल कोश में जो 1 एंड ओनली इकलौता इलेक्ट्रॉन है इसके पास, उसको भी ये डोनेट करके यानी लूज करके और पूरी तरह से खाली होकर केवल पहला कोश रख सकता है। अब इन दोनों में से एक ही काम हो सकता है, या तो ये दे सकता है या फिर ये ले सकता है। लेकिन हम ये कैसे डिसाइड करेंगे कि कौन सा एटम देगा और कौन सा एटम लेगा, क्योंकि कंडीशन तो सबके पास दोनों ही होती है। तो हम बात करें ज्यादा चांसेस किस चीज के हैं, देखो इजी गोइंग वर्क होगा हमेशा, जो इजी गोइंग हो जाएगा, 7 इलेक्ट्रॉन लेना या 1 इलेक्ट्रॉन देना। इनमें जाहिर सी बात है कि 1 इलेक्ट्रॉन देना ज़्यादा इजी है। अब 1 इलेक्ट्रॉन देना ज़्यादा इजी इसलिए है क्योंकि कोई भी परमाणु में इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा आकर्षण बल के साथ बंधे हुए रहते हैं, यानी इनके अंदर इंटरमोलिक्यूलर वो अट्रैक्शन फोर्स पाया जाता है। तो इस फोर्स की वजह से ये आपस में बॉन्डेड रहते हैं, बंधे हुए रहते हैं। अब इनमें कोई भी इलेक्ट्रॉन जैसे बाहर जाते हैं उस बॉन्डिंग को तोड़ना पड़ेगा, और उस बॉन्डिंग को तोड़ने के लिए एटम को एनर्जी की जरूरत पड़ती है, और किसी भी परमाणु की कक्षा में इतनी सफिशिएंट एनर्जी नहीं होती कि वो इतने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एक साथ दे सके। इसी तरह से लेने में भी सेम टू सेम प्रॉब्लम होती है, क्योंकि एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन लेने के लिए उनको बॉन्ड करने के लिए, बांधने के लिए भी एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। तो बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन लेने और बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन देने, दोनों ही प्रोसेस में किसी भी परमाणु को बहुत ज़्यादा मात्रा में एनर्जी की नीड होती है, और इतनी एनर्जी इस परमाणु के पास अवेलेबल नहीं होती। इसीलिए ये हम सब वो काम करेंगे जो इजी गोइंग हो रहा हो, यानी कम एनर्जी पे ही काम हो रहा हो। अब 7 इलेक्ट्रॉन लेने के लिए तो बहुत सारी एनर्जी चाहिए, तो इतनी एनर्जी तो इसके पास हो नहीं सकती, क्योंकि इसके पास टोटली 3 इलेक्ट्रॉन है। और 7 एक्स्ट्रा बॉन्ड कर ले, ये तो बहुत ही बड़ी बात हो जाएगी, क्योंकि इतनी सारी एनर्जी इसके पास किसी भी कंडीशन में अवेलेबल नहीं हो सकती। इसीलिए क्या करेगा, ये जो एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा बचा है इसके पास एल वाले कोश में, उस एक इलेक्ट्रॉन को दे देगा, और देगा तो देने वाले की वैलेंसी प्लस में होती है, और कितने देगा, 1। इसीलिए लिथियम की वैलेंसी कितनी आ जाएगी, +1। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब हम आगे चलते हैं, कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 हम बात करें एल्यूमिनियम की। एल्यूमिनियम आता है हमारे 13 नंबर पे, यानी इसका एटॉमिक नंबर 13 होता है, यानी इसके अंदर टोटल इलेक्ट्रॉन 13 होते हैं। अब हम वही के एलिमेंट कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे। तो ये हमने सबसे पहले के वाले कोश में भर दिए 13 में से 2 इलेक्ट्रॉन्स। उसके बाद हम बात करें एल की, तो एल में भर देंगे हम 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पर टोटल 10 इलेक्ट्रॉन्स हो चुके हैं, और अब बचेगी थर्ड वाली ऑर्बिट, उसमें हम भर देंगे 3 इलेक्ट्रॉन्स। तो हमने 2 8 3 जो कि एल्यूमिनियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो हमने निकाल लिया। इसके के वाले कोश में 2 इलेक्ट्रॉन, एल वाले कोश में 8 इलेक्ट्रॉन, एम वाले कोश में 3 इलेक्ट्रॉन थे जो हमने भर दिए। अब हम यहाँ पर वही बात करें कि इसके बाह्यतम कोश में 3 इलेक्ट्रॉन है, तो इसके लिए इलेक्ट्रॉन देना सही रहेगा या इलेक्ट्रॉन लेना सही रहेगा। तो 3 इलेक्ट्रॉन है, या तो ये तीनों के तीनों इलेक्ट्रॉन देके पूरी तरह से एम वाले ऑर्बिट को खाली कर सकता है, या दूसरा ऑप्शन ये 3 इलेक्ट्रॉन में 5 इलेक्ट्रॉन और ऐड करके और पूरे 8 इलेक्ट्रॉन कर सकता है। अब हमें यहाँ ये समझना है कि कौन सा काम दोनों में से इजी गोइंग पॉसिबल है। 5 इलेक्ट्रॉन तो बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्योंकि इसके पास केवल 3 इलेक्ट्रॉन है, तो एक्स्ट्रा 5 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड करने के लिए, बांधने के लिए, जोड़ने के लिए इस एल्यूमिनियम को बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ती है, और इतनी ज्यादा एनर्जी इसके पास पॉसिबल नहीं है। इसीलिए क्या करेगा, केवल 3 इलेक्ट्रॉन देकर ये क्या बना लेगा, +3 पॉजिटिव आयन बना लेगा, यानी एल्यूमिनियम +3 आयन बना लेगा। तो ये इलेक्ट्रॉन देगा तो देने वाला धनी यानी प्लस, और कितने दे रहा है, 3, तो इसकी वैलेंसी कितनी आ जाएगी, +3। यानी एल्यूमिनियम अपने बाह्यतम कोश के जो 3 इलेक्ट्रॉन है उन तीनों इलेक्ट्रॉनों को त्याग कर और +3 वैलेंसी रखता है। इसी तरह हम कुछ और एग्जाम्पल ले सकते हैं। हम एग्जाम्पल लेते हैं नेक्स्ट, एग्जाम्पल नंबर 3 क्लोरीन।
आपको याद है क्लोरीन आता है 17 नंबर पे, यानी इसके पास पूरे ऑल ओवर 17 इलेक्ट्रॉन होते हैं। सबसे पहले हम वही के एलिमेंट कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन भरेंगे। देखो इलेक्ट्रॉन भरना इसलिए जरूरी है क्योंकि जब तक आप इलेक्ट्रॉन भरोगे नहीं तब तक आपको पता कैसे चलेगा कि उसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज होने का जो प्रोसेस होता है वो किसी भी एटम के केवल आउटर मोस्ट शेल में ही होता है, यानी बाह्यतम कक्षा में ही होता है। इसीलिए हमें बाह्यतम कक्षा के इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत जरूरी है। उसके बाद ही हम ये डिसाइड करेंगे कि वो इलेक्ट्रॉन देगा या लेगा और कितने देगा और कितने लेगा। तो इसलिए हम लोग पहले के एल एम इस तरह से इनमें इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं। सबसे पहले आप 17 में से के में भर दोगे भाई 2 इलेक्ट्रॉन्स, उसके बाद 17 में से 2 भर दिया, आपके पास बचे 15। इन 15 में से 8 आ जाएंगे एल में, तो 8 यानी 10 हो गए, 8 और 2 10 हो गए। 17 में से 10 भर दिए तो यहाँ केवल कितने बचेंगे 7 इलेक्ट्रॉन। अब ये 7 इलेक्ट्रॉन इसके बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन है, यानी आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन है, जो डिसाइड करेंगे कि ये जो क्लोरीन है ये इलेक्ट्रॉन देगा या लेगा। तो यहाँ पर बात करें 7 इलेक्ट्रॉन, तो देखो इसके पास वही दोनों के पास दो ऑप्शन है, दोनों के हम वो डिस्कस कर लेते हैं ताकि हम डिसाइड कर सकें कि ये क्या करेगा जो इजी गोइंग होगा। या तो ये साथ के साथ इलेक्ट्रॉन फ्री करे, यानी एम वाले कोश को पूरा का पूरा फ्री कर दे ताकि यहाँ तक किसकी दोनों कक्षाएं जो पूरी भरी रहे, या फिर सात तो इसके पास है ही सही, 1 इलेक्ट्रॉन ये ले लेगा और 7 + 1 यानी पूरे 8 इलेक्ट्रॉन कर सकता है। अब हमें यहाँ ये समझना है कि दोनों में से कौन सा काम हो सकता है। तो या तो ये 7 इलेक्ट्रॉन दे सकता है या ये 1 इलेक्ट्रॉन ले सकता है। और 7 इलेक्ट्रॉन त्यागने के लिए तो इस क्लोरीन को बहुत ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होगी क्योंकि इलेक्ट्रॉन बहुत ही प्रबल बंध से बंधे हुए होते हैं। तो यहाँ पर 7 इलेक्ट्रॉन देना तो बहुत ज़्यादा रिस्की हो जाएगा क्योंकि इतनी एनर्जी इसके पास नहीं है। लेकिन ये केवल 1 इलेक्ट्रॉन लेके 7 + 1 यानी 8 इलेक्ट्रॉन करके और अपने बाह्यतम कोश को पूरा भर सकता है। और उसके लिए इसको एज कंपेरिजन टू 7 इलेक्ट्रॉन लूजिंग इसको इजी गोइंग रहेगा, कम एनर्जी में इसका काम हो जाएगा। इसीलिए 1 इलेक्ट्रॉन लेगा और लेने वाला ऋणी, देखिए मैंने यहाँ नोट करवाया आपको, लेने वाला ऋणी होगा और देने वाला धनी होगा। तो ये क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन लेगा तो लेने वाला माइनस और कितने लेगा 1, इसीलिए क्लोरीन की वैलेंसी आएगी -1। अब हम कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं, लाइक एग्जाम्पल नंबर 4 हम इधर कर लेते हैं। जैसे हम बात करें नियोन की, आपको याद है ना नियोन कितने नंबर पर आता है 10 नंबर पे, यानी नियोन के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं टोटल 10। अब सेम वही, सबसे पहले के में भर देंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स, उसके बाद एल में भर देंगे 8 इलेक्ट्रॉन्स। अब देखो 2 और 8 10 हो गए, इसके पास टोटल 10 इलेक्ट्रॉन्स थे, वो 10 के 10 हमने पहले तो 2 तो के में भर दिए और 8 आपने एल में भर दिए, तो 2 और 8 10 हो गए। अब देखो इसको बाह्यतम कोश को पूरा भरने के लिए कितने इलेक्ट्रॉनों की जरूरत है ये आप आराम से देख सकते हैं। इसको कोई जरूरत नहीं है क्योंकि इसकी दोनों कक्षाएं ऑलरेडी पूरी भरी हुई है। वैसे तो हमें पहली वाली कक्षा से मतलब ही नहीं होता, हमें आउटर मोस्ट से मतलब होता है। तो बाह्यतम की देखें तो बाहर वाला इसका जो आउटर मोस्ट है वो एल है और एल में 2 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट है, 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट है, तो इसको ना देने की जरूरत है और ना इसको लेने की जरूरत है, इसीलिए इसकी वैलेंसी आएगी 0। यानी इसका बाह्यतम कोश क्योंकि पूरा भरा हुआ है तो इसको इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज करने की कोई जरूरत ही नहीं है, इसीलिए ना तो ये इलेक्ट्रॉन देगा ना ये इलेक्ट्रॉन लेगा, इसीलिए इसकी वैलेंसी आएगी 0। तो ऐसे जितने भी एटम है जिनके बाह्यतम कोश ऑलरेडी पूरे भरे हुए हैं वो हमेशा 0 वैलेंसी वाली रहेंगे, इसीलिए ये कभी भी किसी भी एटम के साथ जुड़कर कोई मॉलिक्यूल नहीं बनाते। यानी आप कभी भी देख लेना नियोन का, हीलियम का, ऑर्गन का, यानी ऐसे बहुत सारे हैं जो अगर आपको याद हो तो जो मेंडलीव की वो हेनरी मोज़ले की जो आधुनिक आवर्त सारणी है उसके अंदर शून्य वर्ग यानी 0 वाला पूरा का पूरा है वो बना हुआ है, जिसमें हीलियम, नियोन, जिनॉन, क्रिप्टॉन, रेडॉन इस तरह की जो गैसें बनी हुई है जिन्हें निष्क्रिय गैसें कहते हैं, उनके सबके बाह्यतम कोश पूरे भरे हैं और उनकी संयोजकता हमेशा 0 होती है और उन्हें हम उत्कृष्ट गैसें भी कहते हैं क्योंकि इनके बाह्यतम कोश हमेशा पूरे भरे हुए रहते हैं। तो ये एकदम निष्क्रिय रहते हैं, बिल्कुल भी इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज नहीं करते और इसी वजह से इन सारी गैसों को हम लोग निष्क्रिय गैसें भी कहते हैं, जो आधुनिक आवर्त सारणी के 18वें वर्ग में लिखी हुई है। आप लोग चाहो तो पीरियोडिक टेबल देख सकते हैं, उसकी 18 वाले वर्ग में हीलियम,
नियोन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन, इस तरह से 6-7 गैसें दे रखी है जो सारी की सारी उत्कृष्ट गैसें हैं। वो किसी भी परमाणु के साथ मॉलिक्यूल नहीं बनाती, क्योंकि उनका बाह्यतम कोश पहले से ही पूरा भरा हुआ होता है। और वो क्योंकि पहले से स्टेबल है, इसीलिए वो अपने कोई भी इलेक्ट्रॉन को तोड़कर या जोड़कर अपने स्टेबिलिटी को खत्म नहीं करते और हमेशा पूरी तरह से स्थायी रहते हैं। इसलिए इनके किसी अदर एटम के साथ कभी भी कोई भी मॉलिक्यूल नहीं बनते। ये खुद के साथ जुड़कर गैस की फॉर्म में नेचर में होते हैं, बस खुद के साथ, जैसे नियोन से जुड़ रहा है, ऑर्गन से जुड़ रहा है, और उसी तरह से अपनी गैस की फॉर्म में ही रहते हैं, पर बाकी किसी अदर एटम के साथ किसी भी तरह का कोई पार्टनरशिप नहीं करते। यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट लें, उसके बाद हम लोग 1-2 एग्जाम्पल और देखेंगे, और 1-2 एग्जाम्पल और देखने के बाद में फिर हम चलेंगे एसपीडीएफ उपकोषों की तरफ, जिनमें इलेक्ट्रॉन भरना भी सीखेंगे और साथ में उस वाले प्रोसेस से हम वैलेंसी निकालना भी सीखेंगे। क्योंकि वो वाला जो प्रोसेस है वो 1 से लेकर पूरे 118 तक सारे एलिमेंट्स के लिए अप्लाई होता है। यानी अब किसी भी एलिमेंट, किसी भी एटम का आपको अगर वैलेंसी निकालनी है तो आप काफ़ी इजीली उस प्रोसेस से निकाल सकते हो। और ये वाला प्रोसेस तो जैसा कि मैंने बताया कि ये 18 या लास्ट 20 तक ही चलता है, तो ये आगे अप्लाई नहीं होता। स्क्रीनशॉट ले, फिर चलते हैं आगे। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम लोग कुछ और भी एक्स्ट्रा एग्जाम्पल करते हैं इसके अलावा। हाइड्रोजन, जैसा कि आपको याद है कि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, यानी हाइड्रोजन 1 नंबर पे आता है। ठीक है, 1 नंबर पे आने का मतलब वही इसमें 1 इलेक्ट्रॉन होता है, तो आप वही फर्स्ट वाले कोश जो के होता है उसमें भर दोगे 1 इलेक्ट्रॉन। अब देखो, पहली वाली कक्षा मैंने आपको बताया था, अभी जो के, एल, एम, एन होते हैं, इनमें 2, 8, 8 का सीक्वेंस चलता है, यानी फर्स्ट वाले कोश में केवल और केवल 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। तो आपने ये के में 2 भरने थे, पर इसके पास 1 ही है, तो आपने 1 इलेक्ट्रॉन के में फिल कर दिया। अब यहाँ पर बात करें इसकी वैलेंसी की, तो इसके पास भी भाई 2 ऑप्शन होंगे, या तो देने का या लेने का, उनमें से एक होगा। अब हमें ये समझना है कि कितने दे सकता है या कितने ले सकता है। तो बाह्यतम कोश की बात करते हैं। अब बाह्यतम कोश इसका तो के ही है, और के में केवल 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो या तो ये 1 इलेक्ट्रॉन लेके 1 + 1 यानी 2 कर सकता है, या फिर इस 1 को भी देके पूरी तरह से खाली हो सकता है। काम तो दोनों ही पॉसिबल है, 1 इलेक्ट्रॉन ही देना है और 1 इलेक्ट्रॉन ही लेना है। अब अपन को यह समझना ये है कि हाइड्रोजन करेगा क्या। तो देखो, इसके पास दोनों चीज़ों के चांस 50-50% है, और एनर्जी भी बराबर ही खर्च होगी, क्योंकि देना भी एक ही है और लेना भी एक है। इसीलिए हाइड्रोजन कई बार 1 इलेक्ट्रॉन देता भी है और कई बार 1 इलेक्ट्रॉन लेता भी है। यानी हाइड्रोजन की वैलेंसी +1 भी होती है और -1 भी होती है। ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, जो आपको याद रखना है कि हाइड्रोजन एक ऐसा एटम है जो इसकी ज़रूरत के हिसाब से, यानी ये अगर किसी माइनस वाले एटम से जुड़ेगा तब तो ये प्लस वाला माना जाएगा, क्योंकि 1 लेने वाला होगा तो ऑब्वियसली ये देने वाला होगा। और अगर ये किसी प्लस वाले एटम के साथ जुड़ेगा तो वहाँ पर ये हाइड्रोजन माइनस वाला माना जाएगा, क्योंकि वहाँ पर वो वाला एटम दे रहा है तो ये ले लेगा, क्योंकि ये दे भी सकता है और ये ले भी सकता है, दोनों के चांस इसके पास बराबर ही होते हैं। इसीलिए हाइड्रोजन की जो वैलेंसी आती है वो +1 और -1 दोनों आती है। बस यहाँ पर इंपॉर्टेंट ध्यान रखने की बात यह है कि दोनों वैलेंसी सेम टाइम पर अप्लाई नहीं होती, या तो ये देने वाला होगा या ये लेने वाला होगा। सपोज करो मुझे पैसों की जरूरत है, अब मुझे किसी से पैसे लेने हैं उधार, मान लो मुझे 50,000 रुपये की जरूरत है, तो ऐसा थोड़ी है कि मैं दे भी रही हूँ मैं ले भी रही हूँ। या तो मुझे जरूरत है तो मैं ले रही हूँ, या मेरे पास एक्स्ट्रा है तो मैं दे रही हूँ। बिल्कुल सेम वही बात, या तो ये दे सकता है या ये ले सकता है, दोनों काम ये एक साथ नहीं कर सकता। इसीलिए इसकी वैलेंसी प्लस में या माइनस में दोनों में हो सकती है, पर इसकी वैलेंसी एक बार में एक ही होगी। प्लस है तब ये प्लस का ही होगा, ये माइनस का बिल्कुल नहीं होगा। और जब ये अपनी वैलेंसी माइनस वाली शो करेगा तो ये सिर्फ और सिर्फ माइनस वाला होगा, प्लस वाला बिल्कुल भी नहीं होगा। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं इसी तरह का कुछ और एग्जांपल। लाइक हम बात करें सिलिकॉन की, जैसा कि आपको पता है सिलिकॉन 14 नंबर पे आता है, यानी इसके अंदर 14 ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब हम के में भरेंगे वही 2 इलेक्ट्रॉन्स, उसके बाद एल में भर देंगे 8 इलेक्ट्रॉन। 14 में से 2 और 8 यानी 10 तो आपने भर दिए। अब आपको एम के लिए बचे केवल और केवल
4 इलेक्ट्रॉन, यानी इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट शेल में, यानी बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है। अब इसके पास वही सेम 2 ऑप्शन है, या तो ये 4 इलेक्ट्रॉन देके m वाले कोश को पूरा खाली कर सकता है, या ये 4 इलेक्ट्रॉन लेकर इसको पूरा भर सकता है, क्योंकि तो दोनों ही कंडीशन में 4 का ही काम हो रहा है। या तो ये 4 इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा, त्याग देगा, या 8 करने के लिए भी इसको 4 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, कि 4 और 4 8, यानी 8 हो जाएगा। यानी इसके पास भी दोनों ही कंडीशन में बराबर बराबर इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज करने की कैपेसिटी है। या तो ये 4 इलेक्ट्रॉन दे सकता है या ये 4 इलेक्ट्रॉन ले सकता है, क्योंकि दोनों चांसेस 50-50% है। इसीलिए ये इसकी इच्छा हो कभी ये +4 वैलेंसी भी शो कर सकता है और कभी -4 वैलेंसी भी शो कर सकता है। लेकिन यहाँ पर भी सेम वही थिंग जो आपको हाइड्रोजन के लिए याद रखनी है, एक बार में दोनों वैलेंसी शो नहीं करेगा। या तो ये कभी इलेक्ट्रॉन त्यागने वाला बनेगा तो +4 वैलेंसी शो करेगा, या ये 4 इलेक्ट्रॉन लेने वाला होगा तो -4 वैलेंसी शो करेगा। बट वन टाइम में केवल 1 ही वैलेंसी मानी जाती है। दोनों वैलेंसी इसकी हो सकती है, जैसे मान लो मैं हूँ, आज मैं गरीब हूँ, मुझे पैसों की जरूरत हो सकती है, कल हो सकता है कि मैं अच्छे पैसे कमाने लग जाऊँ तो मैं देने वाली भी हो सकती हूँ। तो जैसे कंडीशन चेंज होती है उसी के अकॉर्डिंग यहाँ एटम की वैलेंसी भी चेंज होती है। अगर इसके पास ऐसे एटम से पार्टनरशिप करनी पड़ रही है जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है तो ये उसको इलेक्ट्रॉन दे देगा, और अगर ये इसी के साथ पार्टनरशिप कर रहा है जिसके पास ऑलरेडी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है तो ये इलेक्ट्रॉन ले लेगा। तो ये देके या लेके पार्टनरशिप करके किसी भी तरह से नए मॉलिक्यूल्स बनाने की कैपेसिटी रखता है। इसीलिए इसकी वैलेंसी +4 या -4 दोनों हो सकती है, बट एक वैलेंसी एक टाइम में एक ही शो करेगी, या तो +4 करेगी या -4 करेगी। कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं। लाइक बात करें ऑर्गन की, ऑर्गन आता है 18 नंबर पे, 18 नंबर पे आता है, यानी इसके अंदर 18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, K, L, M। पहले आप वो 2 इलेक्ट्रॉन फिल करोगे, उसके बाद 8 और 2 10 हो गए, और इसमें भी फिल कर दोगे वही 8। तो आप देखो इसकी आउटर मोस्ट शेल ऑलरेडी कंप्लीटली फिल है, यानी इसके बाह्यतम कोश में ऑलरेडी 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए थे, और 8 इलेक्ट्रॉन है, तो ना तो इसको इलेक्ट्रॉन देने की जरूरत है ना इसको इलेक्ट्रॉन लेने की जरूरत है। यानी ये देगा भी नहीं और लेगा भी नहीं, और देगा लेगा दोनों ही नहीं, तो इसकी वैलेंसी हमेशा 0 रहेगी। जैसा कि मैंने आपको बहुत कभी थोड़ी देर पहले भी बताया था कि जिस तरह से हीलियम, नियॉन दोनों के आउटर मोस्ट शेल कंप्लीटली भरे हुए होते हैं तो वो इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज के प्रोसेस में भाग नहीं लेते, बिल्कुल सेम टू सेम वैसे ही ऑर्गन का जो बाह्यतम शेल है, यानी बाह्यतम जो कक्षा है, वो ऑलरेडी 8 इलेक्ट्रॉन्स के साथ पूरी तरह से फिल है। इसीलिए ना ये इलेक्ट्रॉन देगा ना ये इलेक्ट्रॉन लेगा, इसीलिए ऑर्गन की वैलेंसी भी 0 ही रहेगी। कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं। लाइक हम बात करें फास्फोरस। फास्फोरस 15 यानी 15 नंबर पे आता है, और इसके अंदर वही 15 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब हम के एलिमेंट कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे। सबसे पहले के में आप वही 2 इलेक्ट्रॉन फिल करोगे, उसके बाद एल में 8 करोगे, 8 और 2 10 हो गए। अब इसमें बचेंगे लास्ट 5 इलेक्ट्रॉन्स। अब ये 5 इलेक्ट्रॉन्स ही होते हैं जिन्हें वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ये डिसाइड करेंगे कि जो फास्फोरस है इसकी वैलेंसी कितनी होनी चाहिए। तो या तो ये 5 इलेक्ट्रॉन दे सकता है, या फिर ये 5, देखो 5 इलेक्ट्रॉन है यानी 5 इलेक्ट्रॉन है, तो ये 3 लेते ही 5 और 3 8 हो जाएंगे। तो 2 कंडीशन है इसके पास, लेकिन आप समझ सकते हैं कि 5 इलेक्ट्रॉन देने के लिए तो बहुत ज़्यादा एनर्जी की नीड होगी, तो ये 5 इलेक्ट्रॉन दे तो नहीं सकता, लेकिन 3 इलेक्ट्रॉन ही इजी गोइंग ले सकता है एज कम्पेयर टू 5 इलेक्ट्रॉन लूज करने के। तो ये 3 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, लेने वाला प्लस, और कितने लेगा 3, तो फास्फोरस की वैलेंसी कितनी आ जाएगी +3। आई थिंक आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। वैलेंसी जो के एलिमेंट वाले प्रोसेस से हम लोग निकालते हैं, सबसे पहले तो आपको इलेक्ट्रॉन फिल करना आना चाहिए। पहले 2 फिर 8 इस तरह से आपको सीक्वेंस को याद रखना है। उसके बाद में आपको सबसे बाह्यतम जो कोश होता है यानी आउटर मोस्ट जो सेल होती है उसमें यह पता लगाना है कि उसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं, जिन्हें अपन संयोजी इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं। और उन्हीं की संयोजकता की जो संख्या संयोजी इलेक्ट्रॉन की जो संख्या होती है उसी के बेस पर आप ये देखोगे कि जो एटम है वो इलेक्ट्रॉन दे कितना पा रहा है और ले कितना पा रहा है।
वो जितने भी इलेक्ट्रॉन दे या ले पाएगा उसमें से हम लोग ये देख लेंगे कि इजी गोइंग यानी कम एनर्जी वाला काम कौन सा है, क्योंकि कोई भी एटम ज़्यादा एनर्जी नहीं रखता। हालांकि देखो ये जो 3-4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इतने देना लेना भी बहुत ही बड़ी बात हो जाती है, क्योंकि एटम मुश्किल से 1 या 2 इलेक्ट्रॉन इजी गोइंग छोड़ सकते हैं। उसके बाद ज़्यादा इलेक्ट्रॉन देने या ज़्यादा इलेक्ट्रॉन लेने के लिए इनको बहुत ही ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर होती है, जो इनके पास अवेलेबल नहीं होती। इसीलिए ये जितने भी ज़्यादा वैलेंसी वाले एटम होते हैं, जैसे कि इसके पास देखो +4 -4, तो इतनी सारी वैलेंसी वाले जितने भी एटम होते हैं ये हमेशा ही मॉलिक्यूल्स बनाते हैं पार्टनरशिप करके, क्योंकि डायरेक्टली दे नहीं सकते इतने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन, ये किसी को भी नहीं दे सकते, क्योंकि इनके पास इतनी एनर्जी अवेलेबल नहीं हो सकती और इतनी एनर्जी लेने के लिए भी अवेलेबल नहीं हो सकती। तो ये इतने सारे इलेक्ट्रॉन लेते भी नहीं हैं और इसी वजह से एनर्जी प्रॉब्लम्स की वजह से ये लोग इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज करके और नए नए मॉलिक्यूल्स बना लेते हैं। यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लें। सो फ्रेंड्स, K11 वाला जो प्रोसेस था उससे हमने वैलेंसी निकालना सीख लिया है। इसमें 1 से लेकर 18 तक के जितने भी एग्जाम्पल है, चाहे तो आप 20 तक भी कर सकते हैं, उनकी प्रैक्टिस जो बचे हुए प्रैक्टिस करना उनकी, और आप भी खुद भी अपने बेस पर वैलेंसी निकालने की कोशिश करना। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, ताकि हम लोग उसको आगे नेक्स्ट क्लास में मैं समझने की कोशिश करूँगी। और यहाँ तक का जो प्रोसेस है ये केवल और केवल 1 से लेकर 20 तक ही अप्लाई होता है, जैसे कि मैं बार बार रिवाइज कर रही हूँ। ऐसा मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि अपन को इस चीज़ के लिए श्योर रहना है कि आगे के जो एलिमेंट्स होते हैं उनकी वैलेंसी इस प्रोसेस से कभी भी नहीं निकल सकती। आगे का जो प्रोसेस होगा वो हम लोग पढ़ेंगे जो SPDF उपकोषों के हिसाब से, तो वो हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। उसमें हम लोग आपको SPDF में किस तरह से इलेक्ट्रॉन्स फिल करते हैं और उसके अलावा इलेक्ट्रॉन फिल करने के बाद में वैलेंसी कैसे निकालनी है, आप कैसे पता लगाओगे कि कौन सा एटम इलेक्ट्रॉन दे रहा है, कौन सा एटम इलेक्ट्रॉन ले रहा है, वो सारी चीज़ें। अगर आपको हमारा वीडियो यूज़फुल लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपकी नोटिफिकेशन का मैसेज आपको मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सी यू, बाय, टेक केयर।